हम लोग निदान स्थान स्टार्ट करेंगे। इसमें 8 डिजीज हैं, वो भी मैं आपको इधर नोट से बताती हूँ। सबसे पहला है ज्वर निदान, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा निदान पंचक के बारे में थोड़ा इंट्रो मिलता है। तो सबसे पहले निदान के पर्याय क्या क्या होते हैं। तो हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान, निदान, ये सब निदान के पर्याय। निदान होते कितने तरीके के? 3। असात्म इंद्रियात संयोग, जब इंद्रियां संयोग नहीं हो रहा है उनका अपने अपने विषयों से प्रॉपरली देख नहीं पा रहे हैं, प्रॉपरली इंद्रियां जैसे चक्षु इंद्रिय, ठीक है, तो उसका देखने का काम है तो वो देख नहीं पा रही है प्रॉपर्टी, जिसका सुनने का है वो सुन नहीं पा रहा है, तो वो असात्म इंद्रियात संयोग हो गया। इसी तरीके से प्रज्ञापराध, परिणाम, ये सब, ठीक है। और भी देखो क्या बताया है। अब ना ये इन्होंने निदान के टाइप बता दिए, क्या क्या कॉज हो सकता है। अब ये रोगों के टाइप बता रहे हैं। तो रोग हम कह सकते हैं त्रिविध रोग भी कह सकते हैं, कि 3 प्रकार के रोग होते हैं, वो दोषों के हिसाब से, वातज, पित्तज, कफज, ठीक है। तो जो पित्तज होगा उसमें आग्नेय प्रॉपर्टी है, उष्णता की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आग्नेय होगा, अग्नि गुण प्रधान है, वो पित्तज। इसी तरीके से सौम्य जो है, सौम्य गुण प्रधान कफज, और वायव्य रुक्ष गुण प्रधान, वायु गुण प्रधान वातज। इसके अलावा द्विविध रोग की अगर बात करें तो राजस तामस, मानसिक रोगों की बात करें तो 2 तरीके के रजस और तमस रोग होते हैं। रज प्रधान गुण, तम प्रधान गुण, ठीक है। व्याधि के पर्याय की अगर बात की जाए, व्याधि आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार रोग, ये सब व्याधि के पर्याय हैं। अब आते हैं निदान के टाइप्स। निदान होते कितने कितने तरीके के हैं। तो निदान के भेद नहीं कह सकते, एक्चुअली निदान पंचक है ये, ठीक है। निदान पंचक, निदान पंचक, ठीक है। तो निदान पंचक में क्या आती है? निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति, ठीक है। सबसे पहले निदान के बारे में बात करेंगे, लाइक व्हाट इज निदान। तो निदान माने कॉज। तो जिस भी कारण से वो व्याधि हो रखी है उसको हम निदान बोलेंगे। निदान माने कॉज। तो निदान का अर्थ है कारण। जिस रोग से रोग का निश्चय किया जाता है उसका नाम निदान है। मतलब जिससे पता चले कि ये व्याधि हो गई, जो भी पॉजिटिव फैक्टर हम फाइंड करेंगे वही निदान कहलाएगा। रोग जनक कारण का नाम निदान है, मतलब जिससे रोग उत्पन्न हो वो निदान है। निदान 2 प्रकार का होता है, विकृष्ट और सन्निकृष्ट। विकृष्ट यानी कि, एक सेकेंड, हाँ, निदान 2 तरीके का होता है। एक होता है विकृष्ट, एक होता है सन्निकृष्ट। एक होता है लॉन्ग टर्म में जाके अफेक्ट करेगा, और एक होता है कि अभी उसका कांटेक्ट हुआ तुरंत। जैसे सन्निकृष्ट है ना, वो एकदम इंस्टेंट काम करेगा, ठीक है, तुरंत, जैसे ही पैथोजन आएगा तुरंत बीमारी हो जाएगी, वो इंस्टेंट निदान है। विकृष्ट यानी कि बॉडी में आ गया लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर में, जैसे टाइफॉइड, निमोनिया वगैरह, ये टाइफॉइड है, ठीक है। या अगर आप कोई और डिजीज की बात करें, मलेरिया, डेंगू, इसमें क्या है, पैथोजन तो आ गया बॉडी में, लेकिन जिस दिन आ गया उसी दिन थोड़ी बीमार करेगा। इसका एक कुछ इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद बीमार करता है, तो वही है। विकृष्ट यानी थोड़ा देर में करेगा, सन्निकृष्ट यानी एकदम से बीमार करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊं तो दिया हुआ माधव निदान ने भी अलग अलग तरीके के माने हैं, सन्निकृष्ट, विकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। सन्निकृष्ट का मतलब इंस्टेंट, एकदम आया पैथोजन तुरंत बीमार किया। विकृष्ट यानी थोड़ा इंक्यूबेशन पीरियड था। व्यभिचारी माने कि कॉन्ट्रा इंडिकेटरी है, यानी कि ऐसा जनरली होता नहीं है। आप ऐसा कह लो, जिसकी कम इम्यूनिटी होगी ना उसको जनरली ये व्याधि होगी। आमतौर पे सबको, वैसे तो वायरस, बैक्टीरिया, मतलब पैथोजन सब जगह मौजूद है, लेकिन सबसे पहले अटैक किस पे करेगा? जिसकी कमजोर इम्यूनिटी है। तो व्यभिचारी माने बीमारी होगी अकॉर्डिंग टू इम्यूनिटी। और ये प्राधानिक का माने एकदम बॉडी में गया तुरंत मृत्यु कारक, जैसे विष। अब हेतु ना बहुत तरीके के होते हैं। हेतु बोलो चाहे निदान बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। बहुत तरीके के होते हैं। असात्म इंद्रियात संयोग, प्रज्ञापराध, परिणाम, ये भी हेतु का एक ग्रुप है। दूसरा क्या है? दोष हेतु, व्याधि हेतु, उभय हेतु। दोष हेतु माने जो ऐसे कॉज जो दोष को बढ़ाए, ठीक है। जैसे कि मीठा आप बहुत ले रहे हैं तो हमारा ये कफ दोष बढ़ गया, ठीक है। इसी तरीके से व्याधि हेतु माने कि जो केवल व्याधि को करे, जैसे कि अम्ल रस
कास में मना किया जाता है। तो कास हो रही है, अगर आप अम्ल रस लेते रहेंगे तो कास बढ़ेगा, वो व्याधि हेतु हो गया। उभय हेतु जो दोष को भी बढ़ाए और व्याधि को भी बढ़ाए। मधुर, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आएगा, मधुर क्या करेगा, कफ को भी बढ़ाएगा और डायबिटीज के पेशेंट में डायबिटीज को भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये उभय हेतु हो गया। दूसरे टाइप से हम अगर रोग इसको बांटना चाहे तो व्यंजक और उत्पादक। ठीक है, व्यंजक और उत्पादक। व्यंजक को आप ऐसे समझिए कोई ऐसे कारण जो कि संचित कर रहे हैं उन दोषों को। उत्पादक माने जो ऑलरेडी संचित हो गए, अब उनका प्रकोप होके व्याधि होगी। इसके अलावा बाहरी हेतु, आभ्यंतर हेतु, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स, ये सब कुछ मैं आपको रोग निदान में ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है, अब दोष भेद की बात करें, दोषों के हिसाब से भी अलग अलग तरीके की व्याधि हो सकती है, जैसे प्राकृत, वैकृत। जो पर्टिकुलर ऋतु चल रही है उस ऋतु में जिस भी दोष का प्रकोप है वो ही दोष की व्याधि होगी, तो वो प्राकृत है। जैसे वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप है तो वर्षा ऋतु में वातज रोग होना इस प्राकृत। वैकृत माने वर्षा ऋतु में वातज रोग ना होके पित्तज या कफज हो रहा है। इसी तरीके से आगे हम डिस्कस करेंगे अनुबंध्य, अनुबंध। अनुबंध्य माने कि जो डोमिनेंट है, अनुबंध यानी कि जो रिसेसिव है। ठीक है, ये चीज भी मैं आपको दूसरे चैप्टर्स में बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत ज्यादा बार। ठीक है, रिपीट नहीं करूंगी मैं। उसके अलावा साम निराम हो सकता है। साम वाली वो कंडीशन है जब आम भी है बॉडी में, अनडाइजेस्टेड फूड भी है और वो मिक्स हो गया है दोषों के साथ, धातु के साथ, वो कंडीशन साम की है। निराम माने कि ये आम यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रखा है, केवल दोष का प्रकोप है, तो वो निराम। इसके अलावा प्रकृति विकृति। प्रकृति विकृति का मतलब हो गया वातज प्रकृति वाले को वातज रोग हो जाना, पित्तज वाले को पित्तज, तो इस हिसाब से प्रकृति विकृति वाला। फिर एक आता है आशय अपकर्ष और गति भेद से। इतना सब आपकी बुक में दिया भी नहीं है, ये छोड़ो, ये सब तो ये बहुत ही इन्होंने एक्स्ट्रा बताया हुआ है, इतना कुछ आपकी बुक में भी नहीं दिया हुआ है और पूछेंगे भी नहीं। ये पूरा रोग निदान घुसा दिया है, इतना कुछ काम का नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे पूर्व रूप की। तो पूर्व रूप क्या होते हैं, प्रीमोनिटरी सिम्टम्स। कोई भी डिजीज होने से पहले हमें कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे फीवर आने वाला होगा तो हमें थकान सी महसूस होगी, बॉडी पेन होगा। ठीक है, वो सब है ज्वर के पूर्व रूप। रोग तो पूर्व रूप क्या है, प्री मॉनिटरी सिम्टम्स कह लो जिनको। तो रोग उत्पन्न होने के पहले जो लक्षण प्रकट होते हैं वही पूर्व रूप कहलाते हैं। और ये लक्षण जब पूरी तरीके से व्यक्त हो जाएंगे ना, चलो छोड़ो ये सब कुछ नहीं है, तो पूर्व रूप के बारे में साधारण शब्दों में समझिए। प्रीमॉनिटरी सिम्टम्स, व्याधि आने से पहले के जो लक्षण है वो प्रीमॉनिटरी। रूप यानी कि साइन और सिम्टम्स, जो एक्चुअल व्याधि के लक्षण है वो। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आगे रूप के पर्याय। अब सिम्टम्स के क्या क्या सिनोनिम होते हैं, तो लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, ये सब इसके पर्याय हैं। अब बात आती है उपशय की। ठीक है, उपशय का मतलब होता है चिकित्सा। आहार, औषध और विहार का ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे रोगी को सुख पहुंचे वो उपशय कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे काफी सारी चीजें दी हुई हैं, ये ना मैं ऑलरेडी रोग निदान में बहुत ज्यादा डिटेल में बता चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ये संप्राप्ति, संख्या संप्राप्ति, ये सब क्या है, ये मैं ऑलरेडी निदान पंचक में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है, ये सब मैं नहीं बता रही हूँ अब, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं एक वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूंगी, आप वो निदान पंचक वाली वीडियो मैं यहाँ पे भी अपलोड कर दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो मेन स्टार्ट करेंगे वो ज्वर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज्वर के बारे में। तो ज्वर का मेन लक्षण क्या है, देह और मन में संताप का होना इस ज्वर का मेन लक्षण। तो वही लिखा है कि ज्वर का आत्यमिक लक्षण क्या है, देह और मन में संताप का होना। इसके अलावा संताप का ये शरीर में संताप का स्पर्श तथा नाड़ी से जाना जाता है, ये सब कुछ काम का नहीं है। मन में संताप होगा तो क्या क्या हो जाएगा, वे चिंते हो जाएंगे, हमारा मन स्टेबल नहीं रहेगा, बेचैनी होगी, ग्लानि माने सैडनेस, इंद्रियों में विकृता आ जाना, ये सब चीजें दिखेंगी। इसके अलावा
ज्वर को धन्वंतरी ने सभी रोगों का राजा बोला है, वाग्भट ने रोगपति बोला है इसे, चरक ने शरीर विकारों का पर्याय ही ज्वर को माना है, माने व्याधि का एक पर्याय ज्वर माना है चरक ने। अब बात करते हैं ज्वर भेद की। ज्वर कितने तरीके का होता है? तो ज्वर एक निज एक आगंतुज, ठीक है। निज माने इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, आगंतुज माने एक्सटर्नल। आगंतुज में अभिघातज, अभिशंग, अभिचार और अभिशाप आएंगे। निज में आ जाएगा एक दोषज, वातज, पित्तज, कफज। द्विदोषज ये इनके कॉम्बिनेशन से त्रिदोषज यानी सन्निपातज। तो ये ज्वर के भेद हैं। अब सबसे पहले ये ज्वर के बारे में कुछ बातें बताएंगे ज्वर का परिचय देते हुए। सभी के शरीर में ज्वरित होता है, अतः इसको ज्वर कहते हैं। ज्वर की उत्पत्ति शिव के कोप से हुई थी। आप सभी ने माता सती वाली कहानी तो सुनी होगी, माता सती और दक्ष प्रजापति वाली, वो ही स्टोरी है यहाँ पे कि शिव जी के कोप से उत्पत्ति हुई थी। सभी जीवधारियों के प्राण का नाशक होता है। सारे इंद्रिय मन और शरीर में संताप उत्पन्न करने वाला है। प्रजा, बल, वर्ण, हर्ष, उत्साह इन सभी को कम करने वाला है। थकावट, क्लम, मोह तथा आहार के प्रति रुकावट पैदा करने वाला है। सभी रोगों में प्रधान होता है। ये सब ज्वर के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं। अब आता है ज्वर के पूर्व रूप, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखने, कम से कम 5 तो इसमें से याद करिएगा ही। बहुत सारी बातें दी हुई है, मुंह का फीकापन, शरीर का भारीपन, भोजन में अरुचि, मुख में तनाव होना, आंसुओं का निकलना, अधिक नींद आना, बेचैनी, कंपन, ये सब नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है। ये सब आपने ध्यान रखना है। अब सबसे पहले इन्होंने जो टाइप्स बताए थे, सबसे पहले अब वातज ज्वर की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके निदान क्या होंगे? जो जो फैक्टर्स वात एग्रीवेटिंग है, वो ही सारे फैक्टर्स यहाँ पे भी वातज ज्वर के निदान बनेंगे। जैसे रूक्ष, लघु, शीत, ये सब वात को फेवर करने वाले, वात को एग्रीवेट करने वाले गुण है। तो ये सब भी वातज ज्वर के निदान में आएंगे। वमन, विरेचन, इन सब का अति योग हो जाना, व्यायाम करना, अधारणीय वेगों का धारण करना, अनशन, अभिघात, इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो जो वात को बढ़ाने वाली हैं, वो सब हमारी इधर वातज ज्वर में आ जाएंगी। ये अब तक अब आप इस लेवल पे आ चुके हैं, आपने ऑलरेडी इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग टॉपिक्स के अंदर मैं ऑलरेडी इतनी सारी चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो मुझे अब मैं ऐसा मानती हूँ कि आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब ये चीज आप खुद से अंडरस्टूड कर सकते हैं, ठीक है। तो निदान में सारे वात इंक्रीजिंग चीजें आएंगी। संप्राप्ति देखिए यहाँ पे कैसी होगी, ये थोड़ी सी अलग है। इसमें होता क्या है, जब वायु प्रकोपित होकर आमाशय में प्रवेश करती है, देखो यहाँ पे क्या होगा, सारे फैक्टर्स वात इंक्रीजिंग है। वात इंक्रीज होगी, वात इंक्रीज करके क्या करेगी, आमाशय में प्रवेश करेगी, ठीक है। आमाशय में रहने वाला है पित्त, तो जब वो आमाशय में प्रवेश करेगी तो पित्त की एक्टिविटी के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी। तो पित्त जो डाइजेशन करवा रहा था, डाइजेशन में दिक्कत आएगी। अब डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड की फॉर्म में आम वगैरह बनता है ना, उसको भी ये वायु क्या करती है, स्रोतसों को ब्लॉक करने के लिए यहाँ वहां भेज देती है, ठीक है। उसको पेट से निकालेगी तो अब वो कहाँ जाएगा, यहाँ वहां स्रोतसों को ब्लॉक करने जाएगा, ठीक है। तो फिर वात का मार्ग फिर अवरोध होगा। अब वात क्या करेगी, देखेगी कि यहाँ पे तो स्रोतस ब्लॉकेज है, तो वो क्या करेगी, पित्त को उठा के बाहर फेंक देगी। अब अगर आप किसी के घर में गए, ठीक है, देखो चलो हम सामान्य लोग की बात नहीं करें, कोई गुंडा किसी के घर में गया है, ठीक है। अब अगर उसके बैठने की वहां जगह ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस घर में रहने वाले लोगों को बाहर फेंक देगा। ऐसा ही यहाँ पे वात ने किया, वात ने देखा अब उसके लिए जगह ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, पेट में मौजूद जो पित्त है उसको बाहर फेंक देगा वहां से। अब वो बाहर निकलेगा जब पित्त, तो कहाँ जाएगा, बॉडी में ही फैलेगा। बॉडी में फैलेगा तो बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा। ये इसकी यहाँ पे ऐसे संप्राप्ति चलती है। तो जब वायु प्रकोपित होकर आमाशय में प्रवेश करके ऊष्मा से मिलकर आहार के पाचन से उत्पन्न हुई पहली रस धातु के पीछे जाकर रस तथा स्वेदवय स्रोतस के मुख को बंद कर देती है, पाचन अग्नि को मंद करके पक्वाशय से ऊष्मा को बाहर निकालती है और शरीर में फैला देती है, इससे ज्वर की उत्पत्ति होती है। जो मैंने स्टोरी बताई एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है प्रॉपर लैंग्वेज में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके
लक्षणों की। अब अगर मैं वातज ज्वर के लक्षणों की बात करूं ना, तो सामान्य तौर पे जो वातज के लक्षण हमको दिखते हैं, वात वृद्धि के जिस तरीके से लक्षण हमें पता है, वही सब यहाँ पे मिलेंगे। जैसे प्रारंभ व संप्राप्ति का समय विषम होता है, वात का कोई फिक्स नहीं है, विषम, क्योंकि वात की वजह से जो अग्नि की कंडीशन होती है वो भी विषम होती है, कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती, तो वात की ऐसा ही प्रॉपर्टी है विषमता वाली। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रारंभ में जब स्टार्टिंग में ये ज्वर हो रहा है तो भी ये विषम है, और लास्ट में जब खत्म होने वाला है तो भी विषम है। तापक्रम की विषमता, माने कि एक कंटिन्यूअस नहीं बढ़ना रहेगा फीवर, कभी बहुत ज्यादा हो रहा है कभी बहुत कम, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत, तो एक कोई फिक्स टेम्परेचर, एक कांस्टेंट यहाँ पे मेंटेन नहीं रहेगा। अब बात करेंगे आगे, भोजन पचने के बाद सायंकाल रात्रि के अंत में वर्षा ऋतु में ज्वर का प्रारंभ होगा। ये सारा ही टाइम वात के प्रकोप का टाइम है, तो इसीलिए इन सब टाइम पे वातज ज्वर के लक्षण और ज्यादा क्लियर दिखेंगे। ये सब देखो, नख नेत्र आदि सभी जगह क्या हो जाएगा, खुरदुरापन आएगा, अरुण वर्ण आएगा, क्योंकि वात का वर्ण अरुण होता है। मल मूत्र में रुकावट हो जाएगी, पैरों में शून्यता आएगी, पिंडलियों में ऐठन आएगी, जानु संधि और सभी संधियों के खुल जाने जैसे अनुभव होगा, माने सभी जगह क्रैकनेस की फील आएगी इनको, उरुओं में शिथिलता आएगी, ये सब कमर आदि, छाती में टूटने की सी पीड़ा, कंधे आदि सब जगह पेन होगा। दोनों हनुओं के कार्य में असमर्थता, ठीक है, ये नी जॉइंट्स वगैरह में भी दिक्कत आएगी, मुख तालू इन सब का सूख जाना, प्यास लगना, सूखी छर्दी होना, हृदय का जकड़ाहट, इस तरीके के अनेक वात रिलेटेड लक्षण दिखेंगे। ठीक है, आपने इसको पढ़ लेना है, जो याद हो जाए आसानी से वो। अब अगर पित्त ज्वर की मैं बात करूं, ठीक है, पित्त ज्वर की अगर मैं बात करती हूँ, तो पित्त ज्वर में क्या मतलब है, पित्त ज्वर के निदान कैसे आएंगे, वो सारी बातें जो पित्त एग्रीवेटिंग है वो ही यहाँ पे पित्त ज्वर का निदान बनेंगी। ठीक है, अम्ल उष्ण क्षार सब कुछ पित्त एग्रीवेटिंग है, वही पित्त ज्वर का निदान बनेगा। अब इसकी संप्राप्ति कैसे होगी, वो ही सेम चलेगी। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर सारे जो भी कॉज दिए इन सबसे पित्त बढ़ेगा, पित्त क्या करेगा, बड़ा हुआ पित्त आमाशय से ऊष्मा के साथ मिलेगा और सेम काम वो भी करेगा। अब ये देखो, पेट में मौजूद पित्त अलग है, बाहर से आने वाला पित्त अलग है, तो दोनों तो सेम बात नहीं हो सकती ना, अलग अलग है। तो वो जैसा वात ने काम किया था ना, पेट में मौजूद पित्त को बाहर फेंक दिया था, स्रोतसों को ब्लॉक करवा दिया था, तो वही काम ये भी करेगा। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी हमें देखने के लिए मिलेगी। लक्षण आपको कैसे दिखेंगे, जो भी पित्त एग्रीवेशन की वजह से लक्षण दिखते हैं, भोजन के प्रति द्वेष होना, ठीक है, क्योंकि पेट में ऊष्मा ही नहीं है तो भूख ही नहीं लगेगी, शरीर में पीड़ा होगी, स्वेद होगा, प्रलाप होगा, प्रलाप का मतलब होता है बड़बड़ाना अकारण, ठीक है, शरीर में लाल चकत्ते का पड़ जाना, रेड पिंपल सॉर्ट ऑफ पड़ेंगे, ठीक है, मुख गला होंठ ये सब, इन सब का पाक हो जाना। इसके अलावा शरद ऋतु में इसका प्रकोप हो जाना, क्योंकि प्राकृत रूप से शरद ऋतु में पित्त बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, शीतल पदार्थों की कामना, अत्यधिक जलन होना, तापमान का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, नख नेत्र आदि सभी कुछ कैसा हो जाता है, पीले वर्ण का हो जाता है, ये सामान्य। अब कफत ज्वर की अगर बात करूं, तो कफत ज्वर में निदान अगेन वो ही सारे कॉमन जो नॉर्मली कफ इंक्रीजिंग होते हैं ना, वो ही सब यहाँ पे आ जाएंगे। संप्राप्ति में कैसे चलेगा, संप्राप्ति में भी सेम ही कहानी चलेगी, जैसे पित्ता वात आया, उसने जो वात की स्टोरी बताई वही सब जगह करना है, बस दोष चेंज करते जाओ, वही सेम लक्षण, सारे कफज रिलेटेड लक्षण आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे मुख से लार निकलना, मुख में मीठेपन का, क्योंकि मैंने बताया था मधुरास्यता इज फॉर कफ, ठीक है, और हृदय के ऊपर कुछ लेप दिया हो ऐसा अनुभव होना, वमन अग्नि, ये सब मंद पड़ जाना, ये सब जो मैं ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से बता चुकी हूँ, वही सब रिपीट एंड हो रहा है बार बार। ठीक है, अब बात करते हैं द्वंद्वज और सन्निपातज। द्वंद्वज और सन्निपातज है, माने लक्षण भी मिक्स दिखेंगे, तो जो जिसके दोषों वाला है, जैसे अगर वात पित्तज कफ सॉरी वात पित्तज ज्वर हो रहा है ना, तो इसके निदान भी कैसे होंगे, वात इंक्रीजिंग पित्त इंक्रीजिंग, लक्षण भी कैसे दिखेंगे, वात और पित्त बढ़े हुए के। ठीक है, वही सब चीज इन्होंने लिखी हुई है, बाकी कुछ यहाँ कुछ ऐसा खास है नहीं, घबराने वाली बात, नॉर्मली सब लिखा हुआ है। ठीक है,
संप्राप्ति या ज्वर का निर्णय तो वो ही है, ये भी सेम है। जब 3 दोष, ये सब कुछ नहीं है। 2 दोषों की वजह से ज्वर हो रहा है तो उसे द्वंद्व ज्वर बोलेंगे, तीनों की वजह से हो रहा है तो सन्निपात ज्वर बोलेंगे, और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं आगंतुक ज्वर के बारे में। आगंतुक माने कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होने वाला ज्वर। तो मैंने आपको बताया आगंतुक के अंदर आपको 4 ही पॉइंट कंसीडर करने हैं, अभिघातन, अभिशंग, अभिचार, अभिशाप। अभिचार माने सबसे पहले अभिघात, किसी तरीके की इंजरी की वजह से जो फीवर हो वो अभिघात। अभिशंग माने भूत प्रेत आदि इन सब के प्रभाव के कारण, ठीक है, भूत प्रेत पिशाच काम क्रोध भय इन सब की पीड़ा के कारण होने वाला ज्वर इज अभिशंग। अभिचार माने किसी ने काला जादू कर दिया, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण, इस तरीके का काला जादू इज अभिचार। अभिशाप का माने किसी बड़े बुजुर्ग को सताना परेशान करना, गुरु देवता ब्राह्मण, ये सब अभिशाप में आएगा जब वो लोग श्राप दे दें, ठीक है। इन 4 कारणों से सर्वप्रथम पीड़ा होती है, बाद में वातादि दोष प्रकोपित होते हैं। ये जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 19 पढ़ाया था सूत्र स्थान का, वहां पे भी बताया था जब भी आगंतुक होता है ना फैक्टर, तो हमें पहले पेन होता है, बाद में हमको कुछ फील होता, दोष बढ़ते हैं। जैसे जब हमें चोट लगती है ना, हम जब कहीं गिर जाते हैं, जब हमें इंजरी होती है तो पहले हमें पेन होता है, उसके बाद दोषों का इन्वॉल्वमेंट आता है। ऐसा नहीं कि भैया हमारी बॉडी पहले से सोच के रखे चलो वात पित्त बढ़ा देते हैं, इसे चोट लगने वाली है। हमें थोड़ी पता है चोट लगने वाली है, पता होता तो हम जानबूझ के गिरते थोड़ी, खुद को हर्ट थोड़ी करेंगे, हमें पता होगा तो। वो तो सडन होता है, हमें पता थोड़ी है। तो हमेशा आगंतुक कोई भी व्याधि होगी ना, हमेशा आगंतुक में क्या होता है, पहले पेन हो जाता है, उसके बाद वहां पे हमको लक्षण दोषों का इन्वॉल्वमेंट दिखता है। वही चीज उन्होंने बोली है। आगे अभिघात में अभिशंग अभिचार यही सब बोला है। अभिघात, देखो अभिघात में मेन इन्वॉल्वमेंट रहेगा रक्त का और वायु का, ठीक है। अभिशंग होगा तो वहां पे वात और पित्त का इन्वॉल्वमेंट होगा। अभिचार या अभिशाप में हमेशा सन्निपात दोष इन्वॉल्व रहेंगे, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ठीक, इसके अलावा आगंतुक ज्वर विशिष्ट योग्य चिकित्सा, ये सब तो कुछ खास है नहीं। थोड़ा सा इन्होंने आगंतुक और निज ज्वर के बारे में डिफरेंस के पॉइंट बताए हुए हैं, तो देखो क्या लिखा है। अहितकर आहार विहार से निज ज्वर होता है, और आगंतुक के क्या फैक्टर हैं, 4, अभिघात अभिशाप ये सब 4, ठीक है। निज में क्या होगा, दोष पहले बढ़ जाएंगे, उसके बाद साइन सिम्टम्स दिखेंगे। लेकिन आगंतुक में क्या है, पहले पेन वगैरह साइन सिम्टम दिख जाएंगे, उसके बाद दोषों का प्रकोप। निज ज्वर 7 प्रकार का होता है, आगंतुक इनफाइनाइट असंख्य हो सकता है। वैसे तो इन्होंने अभिघात अभिशाप यही सब बताया है, इसकी अभी फर्दर डिवीजन करेंगे ना तो वो अलग अलग हो सकता है। भूत की वजह से होने वाला ज्वर अलग, पिशाच की वजह से होने वाला अलग, और ग्रहों की वजह से होने वाला अलग, इस तरीके से बहुत सारे भेद किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये अनेक प्रकार लिखा है। इसकी चिकित्सा दोषों के हिसाब से की जाती है, और आगंतुक की क्या है, जिन भी कारणों से हो रहा है, अगर देवता आदि की वजह से हो रहा है तो उनका पूजन करेंगे, ग्रहों के दोष से है तो ग्रहों की पूजा, तो जिस भी फैक्टर से हो रहा है आगंतुक, हमें उसकी चिकित्सा करनी है। अब ज्वर की चिकित्सा सूत्र यहाँ पे बताया हुआ है कि इसकी चिकित्सा में हमको क्या करना है। तो ज्वर के पूर्व रूप या रूपों के दिखाई देने पर लघु भोजन और अपतर्पण लंघन कराना होता है हमें ज्वर में, ठीक है। ज्वर नाशक क्वाथ देंगे, अभ्यंग देंगे, स्नेहन स्वेदन देंगे, प्रदेह यानी एक तरीके का लेप होता है, परिषेक स्वेदन एक टाइप का, अनुलेपन, ये सब चीजें हम वहां पे पेशेंट को करवाएंगे। केवल दूध पर निर्भर रहना है पेशेंट को, ऐसा। जीर्ण ज्वर में घृतपान माने जो पुराना हो गया हो, इसको आप समझ। जीर्ण ज्वर में एक्चुअली जीर्ण ज्वर ना सॉर्ट ऑफ खत्म होने की तरफ है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये पुराना होते जा रहा है। तो जीर्ण ज्वर में दोषों के अनुसार सिद्ध घृत का सेवन करना है, जिस भी दोष का इन्वॉल्वमेंट है उस हिसाब से हम वहां पे वैसा घृत यानी कि वैसा मेडिकल फॉर्मुलेशन उस पेशेंट को दे देंगे। वातहर औषधियों का प्रयोग करेंगे, वातनाशक, अगर वातज ज्वर वहां पे है तो हम वातनाशक का यूज करेंगे, पित्तज ज्वर है तो पित्तनाशक, इस तरीके से यूज करेंगे। इसके अलावा घी से क्या होता है, देखो घी हमेशा हर चीज का खत्म करेगा। घी की स्निग्धता के कारण वात का नाश होगा, संस्कार विशेष से कफ का नाश होगा, और शीत गुण के कारण पित्त व ज्वर का शामक होगा।
तो घृत हर कंडीशन में ही हम जीर्ण ज्वर के पेशेंट को दे सकते हैं। घी सभी प्रकार के जीर्ण ज्वर में हित करे, जैसा मैंने बताया। अब घी का महत्व बताया है, उत्तम स्नेह से वातनाशक, ये सब जो ऊपर मैंने बता दी यही चीज लिखी हुई है और यही सब बता दिया। तो इस तरीके से पूरा ज्वर जो है वो खत्म होता है। इसमें एक जो निदान पंचक वाला टॉपिक रह गया है ना, वो मैं अभी उसका एक रिकॉर्डिंग रोग निदान वाले सेक्शन से इधर डाल दूंगी ताकि आप उसको क्लियरली समझ लें, ठीक है। फिर आगे की क्लास से हम लोग ये डिस्कस करेंगे इसके आगे वाले चैप्टर्स। इसका भी नोट्स मैं स्टडी मटेरियल में अपलोड कर दूंगी। आज हम लोग यहाँ पे निदान स्थान में रक्त पित्त से स्टार्ट करेंगे। जो मैंने आपको बोला था कि मैं निदान पंचक अपलोड कर दूंगी वो आपको स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में मिल जाएगा। मैंने निदान पंचक की हेडिंग से वो अपलोड कर दिया है, ठीक है। जो ज्वर का इनिशियल पार्ट मैंने यहाँ पे स्किप करवाया था। ओके, तो अब हम लोग रक्त पित्त डिस्कस करेंगे। रक्त पित्त एक्चुअली एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। और देखो ऐसा है ना कि ज्वर की जो स्टोरी मानी गई है वो ऐसी मानी गई है कि शिव जी को, अगर आपको पता ही होगा ये सब कि माता सती जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई थी तो वहां पे क्या था कि उन्होंने अपना आत्मदाह कर लिया था। तो जिसकी वजह से शिव जी को क्रोध आया और क्रोध की वजह से क्या किया, शिव जी का एक अंश था रुद्र, वीरभद्र जिसको कहते हैं, रुद्र भी वही है। तो उन्होंने क्या किया था, उन प्रजापति का वध कर दिया था। तो उनका जो क्रोध था ना वो रुद्र का, वो इतना ज्यादा था कि उस वक्त जो यज्ञ हो रहा था उस टाइम पे जितने भी लोग थे ना उन सभी की ज्वर हो गया था उनको उस क्रोध के संताप से, ठीक है। फिर आगे चल के क्या हुआ, जिन लोगों को वहां पे ज्वर हुआ ना वो रुद्र के कोप की वजह से, आगे चल के उनमें से कुछ लोगों को एक दूसरी डिजीज उत्पन्न हुई जो थी रक्तपित्त, ठीक है। तो ऐसा है कि ज्वर के बाद ही रक्तपित्त की उत्पत्ति मानी गई है, इसीलिए ज्वर अध्याय के बाद रक्तपित्त अध्याय का वर्णन है। और सबसे पहले जो मनुष्यों में व्याधि आई ना वो भी ज्वर ही आई थी, ठीक है। अब देखिए रक्तपित्त एक तरीके का ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारी बॉडी में जितने भी छिद्र हैं वहां से रक्त निकलता है, ठीक है। नाक से, मुंह से, कान से, ठीक है, एनल रीजन से, यूरेथ्रा से, यहाँ से रक्त निकलता है। तो ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसको रक्तपित्त कहते हैं। ये थोड़ा इसका इंट्रो था। यहाँ पे जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है मेन किसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, रक्त एंड पित्त की दुष्टि होगी। इन्वॉल्वमेंट भी मेनली इस रोग में इन्हीं दोनों की होगी। लिखा है जिस प्रकार निदान रोग की उत्पत्ति में कारण होते हैं उसी प्रकार एक रोग दूसरे रोग की उत्पत्ति में भी कारण होते हैं। ये चीज भी मैंने आपको पहले बता रखी है, ठीक है। जैसे ज्वर पहले सबसे उत्पन्न हुआ और जर ने आगे चल के रक्तपित्त नामक रोग को उत्पन्न किया, ये इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो सबसे पहले रक्तपित्त के बारे में क्या कह रहे हैं, इसमें दूषित पित्त के द्वारा रक्त को दूषित कर देना, यहाँ पे मेन दुष्टि होती है पित्त की, ठीक है। पित्त क्या करता है, पित्त अपनी अगर मैं मोर स्पेसिफिक होके बताऊं ना तो पित्त मेनली अपनी उष्णता, ठीक है, पित्त के पास उष्णता का गुण होता है और एक होता है द्रव, ठीक है, लिक्विड वाला एक गुण होता है पित्त के पास। तो पित्त मेनली अपने इन दो गुणों के कारण पित्त बढ़ता है और अपने इन दो गुणों के कारण रक्त की दुष्टि करता है, ठीक है। रक्त की दुष्टि करता है, साथ ही साथ जितनी भी अन्य धातुएं हैं उनको अपनी उष्णता और इसी द्रवता के कारण मेल्ट करता है, ठीक है। अन्य धातु को भी खत्म करता है, वो मेल्ट हो के वो धातु कहाँ, ये रक्त में मिलती जाती है। तो रक्त की इस तरीके से वृद्धि यहाँ पे होती है। आगे लोग संप्राप्ति बताएंगे तो भी वहां थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, दूषित पित्त के द्वारा रक्त को दूषित कर देने से अर्थात दूषित पित्त के साथ रक्त का संबंध होता है। रक्त के गंध और वर्ण को धारण कर लेने के कारण पित्त को लोहित पित्त या रक्त पित्त कहते। तो रक्त पित्त जो व्याधि है इसका एक और पर्याय है लोहित पित्त, ठीक है। अब रक्त पित्त के निदान की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, यवक, उदालक, कोड़ो,
के सादृश्य धर्म वाले अन्य, मतलब ये ना टाइप ऑफ अनाज है, इनके जैसे जो भी और अनाज हम खाते हैं जो कि क्या होते हैं, अत्यंत उष्ण तीक्ष्ण गुरु। यहाँ पे सारे ऐसे फैक्टर्स आएंगे जो तो रक्त की दुष्टि करे हैं एंड पित्त की दुष्टि करे, तो वो ये उष्णता तीक्ष्णता इस तरीके के गुण वाला अन्न। सेम, उड़द, कुलथ, दाल, ये सब क्षार के साथ मिला के खाएं तो ठीक है। सुअर, भैंस, भेड़, बकरी, इन सब का मांस, सूखे या सुखाए शाक को खाना, ठीक है। सूखी सब्जी खाना, सूखी सब्जी माने जो एकदम ड्राई हो गई है सब्जी, उसको बना के खाया हमने। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे शिमला मिर्च है, ठीक है, शिमला मिर्च पूरी तरीके से सूख चुकी है, उसके बाद आप उसकी सब्जी बना के खा रहे हैं, तो ये इसकी बात है ये, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही दिया हुआ है मूली, सरसों, सरंजन, करंज, तुलसी, इस तरीके की बहुत सारी चीजों का सेवन करना, ये सब बताया हुआ है। पिष्ठानों का अत्यधिक सेवन, पिष्ठान माने आप इसे समझिए चावल के आटे से बना हुआ कुछ खाना, ठीक है वो। फिर गर्मी में संतप्त होकर अत्यधिक कच्चा दूध पीना, ये सब। तो ये इसके काफी सारे निदान यहाँ दिए हुए हैं रक्त पित्त के। अब संप्राप्ति देखो किस तरीके से ये व्याधि होती है, ये मतलब है संप्राप्ति का, तो लिखा है शरीर में रक्त की मात्रा के अधिक हो जाने से कुपित हुआ पित्त संपूर्ण शरीर में फैलकर यकृत और प्लीहा से पैदा होने वाला रक्त व स्रोतस के मुखों में जाकर, देखो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ, कुपित हो रहा है पित्त, ठीक है, वो क्या कर रहा है, पूरे शरीर में फैल रहा है। यकृत और प्लीहा में पैदा होने वाले रक्त वह स्रोतस के मुखों में जाकर रक्त को अधिक बढ़ाता है, तो सीधे ही अटैक कहाँ करेगा, यकृत और प्लीहा में, और वहां जाके रक्त को बढ़ाएगा, उसके प्रवहन में रुकावट पैदा करके रक्त को दूषित कर देता है। ये सब इसके बारे में बताया है, रक्त के फ्लो में दिक्कत करवाता है। इसके अलावा ये ना इन्होंने वो शॉर्ट में बताया, जो डिटेल था वो मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में ये करता क्या है, ठीक है। आप यही सेम चीज रोग निदान में भी पढ़ेंगे। अब पूर्व रूप ऑफ रक्त पित्त, पूर्व रूप में क्या क्या दिखेगा, अन्न के प्रति इच्छा का न होना, खाने के पश्चात गले में जलन का होना, सिरका जैसी गंध और रस वाली डकारें, ठीक है, बार बार वमन, छर्दी पदार्थों का ग्रहण हो, इस तरीके से बहुत सारे इसके पूर्व रूप हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। अब इसके उपद्रव क्या होते हैं, ठीक है, ये उपद्रव वाला एक श्लोक होगा, वो आपने याद कर लेना है, ठीक है, कि क्या क्या इसमें होता है रक्त पित्त के उपद्रव, ये भी आपने लिख के आने, रक्त पित्त के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। अब ये रक्त पित्त देखो, अब जो रक्त पित्त है ये 3 तरीके का होता है, ऊर्ध्व, अधो और उभय, ठीक है। लेकिन अब रक्त पित्त में रक्त के निकलने के मार्ग तो 2 ही हैं, या तो ऊपर की बॉडी में जो छिद्र है, नाक, कान, मुंह, यहां से निकले तो ये ऊपर के भाग से निकलने वाला हो जाएगा। नीचे क्या है, एनस रीजन है और यूरेटर है, वहां से सब निकले तो ये नीचे के भाग से निकलने वाला हो जाएगा। यूरेटर क्या है, यूरेथ्रा जैसे बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आगे देखो क्या बोल रहे हैं, वो रक्तपित्त, हाँ अब देखो ऊपर क्या किसका स्थान है, उरह प्रदेश होता है, कफ का स्थान। तो ध्यान रखेंगे जो रक्तपित्त ऊर्ध्व है, जो ऊपरी मार्ग से निकल रहा है, वहां पे कफ का संसर्ज है, ठीक है, संसर्जन है, वहां पे कफ मिश्रित है वो, ठीक है। और जो अधोभाग से निकल रहा है, नीचे पक्वाशय में स्थान है वात का, तो अधोभाग से निकल रहा है माने वहां पे वात का इन्वॉल्वमेंट, तो वही लिखा है कि वह रक्तपित्त कफ प्रकृति वाले पुरुष के शरीर में, और जिसके शरीर में कफ का अधिक संचित हो गया, उसके शरीर में क्या करेगा, ऊपर से निकलेगा, नाक, नेत्र, मुख और कान, यहाँ सबसे निकलेगा, और जिसमें वात का इन्वॉल्वमेंट होगा वहां पे मल मार्ग और मूत्र मार्ग से निकलेगा। अब बात करते हैं जिसमें दोनों की ही इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, जहां पे वात की भी इन्वॉल्वमेंट है, कफ की भी, तो उस पेशेंट के केस में क्या होगा, ऊपर के मार्ग के जितने भी छिद्र है वहां से भी रक्त निकलेगा, और नीचे के मार्ग के जितने भी छिद्र है वहां से भी रक्त निकलेगा। क्यों, क्योंकि उस पेशेंट की बॉडी में वात एंड कफ का दोनों का इन्वॉल्वमेंट है विद पित्त। देखो पित्त तो यहाँ पे हो गए क्योंकि ये रक्त पित्त का डिसऑर्डर है,
साथ में और कौन सा दोष इन्वॉल्व हो रहा है उसके हिसाब से इसके भेद बन जाते हैं। तो 3 तरीके का रक्तपित्त होता है, ऊर्ध्व, अधो और उभय मार्ग का। ऊर्ध्व यानी ऊपर के मार्ग से निकलेगा, अधो यानी नीचे के मार्ग से निकलेगा, और उभय यानी ऊपर और नीचे के दोनों ही छिद्रों से निकलेगा, मतलब दोनों ओर के छिद्रों से निकलेगा। अब बताया रक्तपित्त का प्रकोप। प्राचीन काल में यही उसकी कहानी बताई है। ये विपकृष्ट निदान, रक्तपित्त का विपकृष्ट निदान है ज्वर। विपकृष्ट निदान मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया। विपकृष्ट निदान माने जो इंस्टेंटली बीमार ना करे, एक टाइम लेके बीमार करे, ठीक है। जैसे डेंगू है, मलेरिया है, ये क्या है, पैथोजन बॉडी में आ तो जाते हैं, ये इंस्टेंटली नहीं बीमार करेंगे, ये थोड़ा टाइम लेके बीमार करेंगे, तो ये वो है। तो रक्तपित्त का विपकृष्ट निदान क्या है, ज्वर। मैंने आपको बताया जिन पेशेंट्स में ज्वर हुआ था उस टाइम पे यज्ञ में, वो ही आगे चल के एक सेकंड वेट करिए। ओके, तो मैं बता रही थी कि रक्तपित्त का एक विपकृष्ट निदान है ज्वर। जिनमें पहले ज्वर हो गया उनको आगे चल के रक्तपित्त हो जाता है, यही है इसका, ठीक है। अब साध्यता के हिसाब से कौन सा रक्तपित्त साध्य है, कौन सा असाध्य है। तो 3 तरीके के रक्तपित्त होते हैं, ऊर्ध्व, अधो और उभय। देखो इसमें ना ऐसी चिकित्सा चलती है, जहां से रक्त निकल रहा होगा ना उसके अपोजिट मार्ग से दोष बाहर निकालने। अगर कोई पेशेंट है जो ऊर्ध्व रक्तपित्त का है, ऊपरी मार्ग में जितने, ऊपरी भाग में जितने भी छिद्र है वहां से अगर उस पेशेंट की बॉडी में रक्त निकल रहा है, तो आपने उसकी चिकित्सा कैसे करनी है, दोष कैसे उसके बाहर फेंकने हैं, अधो मार्ग से। मान लीजिए ऊपर की मार्ग से हो रहा है तो अधो मार्ग की चिकित्सा माने आपने विरेचन आप उसको देंगे, ठीक है। और अगर उसको नीचे के मार्ग से ब्लीडिंग हो रही है तो आपने क्या करना है, वमन के द्वारा चिकित्सा देनी है। तो इधर यहाँ पे ऐसा होता है कि उल्टी चिकित्सा चलती है रक्तपित्त के केस में। तो आप ऊर्ध्व मार्ग का जो रक्तपित्त है वो क्या हो जाएगा, साध्य हो जाएगा, ऊपरी मार्ग से जो रक्त निकल रहा है। अधो मार्ग का भी याप्य, अधो मार्ग का याप्य माना जाता है, और उभय मार्ग का असाध्य माना जाता है। अब मैं इसकी स्टोरी बता देती हूँ, फिर आप ये खुद से पढ़ लीजिएगा। देखिए ऐसा है, ऊर्ध्व मार्ग है मतलब ऊपर के मार्ग से निकल रहा है, तो हमने उसकी चिकित्सा कैसे करनी है, विरेचन के द्वारा, ठीक है। और हम उसको विरेचन के द्वारा चिकित्सा करना चाहते हैं उसकी, और विरेचन के लिए हमारे पास काफी सफिशिएंट ड्रग्स अवेलेबल हैं। तो इसीलिए ऊर्ध्व मार्ग का रक्तपित्त इजीली क्योरेबल होता है, ठीक है। और आप खुद से सोचिए कि वमन और विरेचन में आप किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, कि विरेचन हो जाए। वमन तो बहुत ही बुरी फीलिंग होती है ना, लाइक कि वैसे तो विरेचन भी बैड है, लेकिन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो वमन ज्यादा बुरा है। तो आप खुद से समझिए, ऊर्ध्व मार्ग में है तो हमने विरेचन देना है, तो ये इजीली साध्य रहेगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसके लिए जो भी अवेलेबल ड्रग्स जो भी हम विरेचन के लिए यूज करेंगे ना वो बहुत इजीली मिल जाएगी। इसके बाद हम अधो मार्ग की बात करेंगे। अब मैं आपको बताऊं अधो मार्ग का रक्तपित्त। तो अधो मार्ग के रक्तपित्त में क्या है, नीचे के मार्ग से निकल रहा है रक्त, तो हम चिकित्सा कैसे कराएंगे, वमन के थ्रू। और वमन के थ्रू जो हम चिकित्सा कराएंगे, इसमें देखो एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ ऊर्ध्व के लिए कि क्यों ये बहुत अच्छा साध्य माना जाता है।
देखो आपको याद होगा, विरेचन इज बेस्ट चिकित्सा फॉर पित्त, वमन इज बेस्ट चिकित्सा फॉर कफ, एंड बस्ती इज बेस्ट चिकित्सा फॉर वात। ठीक है, अब ऊर्ध्व मार्ग का है, ऊपर से निकल रहा है, तो हमने नीचे के मार्ग से उसको चिकित्सा दी। हमने ऊर्ध्व मार्ग से रक्त की प्रवृत्ति हो रही है, तो हमने उसको अधो मार्ग यानी विरेचन दिया। तो विरेचन, और यहाँ पे दोष कौन सा इन्वॉल्व है? पित्त। विरेचन से क्या निकलेगा? पित्त आराम से निकल जाएगा, तो इसलिए ये इजीली साध्य भी है, और सबसे इंपॉर्टेंटली क्या, इजीली इसकी काफी सारी ड्रग्स हमको मिलती है। तो ये साध्य, साध्य होने का कारण यही है कि पित्त की बेस्ट चिकित्सा इज विरेचन, और विरेचन ही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आराम से साध्य। लेकिन अधो मार्ग में क्या है? अधो मार्ग से निकल रहा है, मान नीचे के मार्ग से निकल रहा है, तो हमने चिकित्सा देनी है वमन, वमन इज बेस्ट चिकित्सा फॉर कफ, निकलेगा पित्त भी, लेकिन उतना एफिशिएंटली नहीं निकलेगा जितना विरेचन में निकलता है। तो इसलिए ये याप्य होता है, बार बार हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। एंड उभय, ठीक है, उभय वाले के केस में क्या है? ऊपर के मार्ग से भी रक्त बह रहा है और नीचे के भी, तो हम इसमें चिकित्सा कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए आप कर भी देंगे, वमन विरेचन दोनों भी दे देंगे, तो ऐसी बहुत कम औषधियां अवेलेबल हैं जो कि दोनों ही तरीके से काम करें। ठीक है, वमन भी करा दे, विरेचन भी करा दे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम वमन विरेचन पेशेंट को दोनों चीजें साथ में देंगे, और ऑलरेडी उसकी बॉडी से इतनी ब्लीडिंग हो रही है, तो वो पेशेंट के बल का नाश करेगा। तो ये इस तरीके से असाध्य है। ये जो भी कहानी थी यही सब इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। याप्य का हेतु क्या है, असाध्य होने के बारे में क्या है, ये सब इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा हाँ देखो, अब इन्होंने एक चीज बताई हुई है कि साध्य रोग असाध्य होना, मतलब क्योरेबल डिजीज भी कब इनक्योरेबल बन जाती है वो, तो रोगी की चंचलता और अधीरता जो डॉक्टर ने बताया वो कंप्लीटली फॉलो नहीं कर रहा है। वैद्य डफर है, वैद्य को पता ही नहीं है कि किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, और समय पर चिकित्सा न करने की वजह से, डिजीज को इग्नोर करने की वजह से। दूत या परिचारक तथा उपकरण औषधि के, मतलब जो वो चिकित्सा के चतुष्पाद हैं उनमें से कोई एक का अभाव हो, तो भी कोई भी क्योरेबल डिजीज इनक्योरेबल बन सकती है। इसके अलावा साध्य रक्तपित्त की उपेक्षा कर दी जाए तो वो याप्य बन जाएगा, याप्य की अपेक्षा कर दी जाए तो वो असाध्य, अपेक्षा माने इग्नोर कर दिया जाए उसको। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रक्त परीक्षा। रक्त परीक्षा, रक्त पित्त में जो भी रक्त निकलेगा, काला नीला पीला इंधरुष वाला, इसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कैसा है, मतलब हमें अब एग्जामिन करना है। तो देखो लिखा है, जिसका दाग कपड़े पर चढ़ जाता है और आसानी से नहीं छूटता, अत्यधिक दुर्गंध वाला होता है, अधिक मात्रा में रक्त निकल रहा हो, सभी प्रकार के उपद्रवों से युक्त हो, बल और मान से क्षीण हो गया हो, अत्यंत पीड़ित रोगी तथा जिसे सारे चीजें लाल दिखाई दे रही हो, और उसके रक्त से मिश्रित रोटी या चावल, वो जो भी रक्त निकला है ना, उस रक्त मिश्रित, उस रक्त में मिक्स करके चावल या रोटी किसी जानवर को दे, कार्निवोरस एनिमल को देना, तो वो खाए ही ना। ठीक है, इस तरीके की जिसमें भी हमको लक्षण दिख जाएंगे ना, वो असाध्य है रक्त पित्त का पेशेंट, हमने ये जान लेना है। ठीक है, तो ये पूरा आपका रक्त पित्त वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुल्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुल्म निदान। जस्ट अ मिनट। गुल्म एक तरीके की वातज व्याधि है, और इसमें क्या होता है, गांठ सी बन जाती है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि गुल्म हृदय और नाभि के बीच चल या अचल कभी भी घटने या बढ़ने वाले गोल ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है, तो एक तरीके की, आप सिंपल भाषा में समझिए, गुल्म मतलब एक तरीके की गांठ होती है ये। ठीक है, और इसमें ये ना 5 स्थानों पे होती है, 5 पर्टिकुलर फिक्स स्थान है जहाँ पे ये होती है। आई गेस इस साल नहीं है, आपके नेक्स्ट ईयर बताया जाएगा, वो 3rd ईयर में, लेट मी चेक, आ जाएगा तो ठीक है, वरना बस्ती, हृदय, नाभि, ये कुछ जगह होती है जहाँ पे ये फिक्स, अगर हमको कोई गांठ सी महसूस हो रही है, ये 4-5 जगह, तो हम यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ गुल्म है। ठीक है, तो गुल्म वातज है, एक तो वात की वजह से बनने वाली एक ग्रंथि है। दूसरा, यहाँ पे देखो क्या कह दिया, गुल्म की डेफिनेशन के लिए कह दिया है कि गुल्म
क्या है, हृदय और नाभि के बीच चल या अचल, मतलब मूवेबल भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है, कभी घटने और कभी बढ़ने वाली, ठीक है, कभी उसका साइज कम होगा कभी बढ़ेगा, इस तरीके की एक ग्रंथि है जिसे गुल्म कहते हैं, माने गांठ। अब ये कितने तरीके की होती है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। सन्निपातज को निचल गुल्म भी कहते हैं, और पांचवा होता है रक्तज गुल्म, ठीक है। पांच तरीके का गुल्म होता है। सबसे पहले वातज गुल्म की बात करेंगे तो यहाँ पे निदान हमें पता है कैसे आएंगे, सारे निदान आएंगे वात एग्रीवेटिंग, ठीक है, वात एग्रीवेटिंग सारे निदान आएंगे। संप्राप्ति की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे होगा क्या, वात बढ़ेगा ऊपर बताए हुए निदानों को जब हम सेवन करेंगे, और क्या करेगा, महाश्रोतस में जाके प्रवेश करेगा, और वात अपने रूक्ष गुण के कारण, प्रधान होने के कारण, अपने रूक्ष गुण के प्रधान होने के कारण कठिन होकर उस स्थान विशेष को घेरकर हृदय, वस्ती, पार्श्व और नाभि, देखो ये मैंने बताया, हृदय, वस्ती, पार्श्व और नाभि, ये चार जगह मेनली होता है गुल्म। ये पांच जगह अगर आपको किसी तरीके की गांठ महसूस हो रही है ना, तो हम फिर समझते हैं कि ये गुल्म हो सकता है, ठीक है। तो वही इन्होंने बताया, सबसे पहले वात प्रकोपित होगा, वात प्रकोपित होकर महाश्रोथस में जाएगा। वात की प्रॉपर्टी है रूक्षता, अपने उस रूक्ष गुण के कारण ये कठिन होगी, ये एक्यूमुलेटेड वायु, ठीक है, ये एक्यूमुलेटेड वायु कठिन होगी और फिर क्या करेगी, हृदय, वस्ती, पार्श्व या नाभि में शूल उत्पन्न करेगी और अनेक प्रकार की गांठें उत्पन्न करेगी। कठिन होके ये इनमें से कोई एक स्थान में चली जाएगी, वो गांठ के रूप में रहने लगेगी और वहीं पेन चालू करवाएगी। पिंड के आकार में स्थित हो जाती है, पिंड के आकार में होने के कारण इसे गुल्म कहते हैं, ठीक है, एक ट्यूमर के जैसा, एक गांठ के जैसी ये बन जाती है। एक्चुअली ट्यूमर तो नहीं कहेंगे, ट्यूमर तो अर्बुद को कहते हैं, ये एक गांठ ही होती है, ठीक है। लक्षण की बात करें तो वातज गुल्म वायु के कारण बार बार फूलता और सिकुड़ता रहता है, ठीक है। इसके अलावा सारे वात वाले अलग अलग तरीके की पेन होगी, सुई चुभने की सी पीड़ा होगी, ठीक है, विषम यहाँ पे ज्वर भी रहेगा, मुंह सूखने लगेगा। जब जब वात के एग्रीवेशन का टाइम होता है, जैसे शाम को, लेट नाइट, खाना पच जाने के बाद, तो इन सारे टाइम पे वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। जो नॉर्मल वात के लक्षण दिखते हैं वो सब यहाँ दिखेंगे। अब पित्तज गुल्म की बात करें तो इसके निदान कैसे होंगे, सारे पित्त को बढ़ाने वाले निदान गुल्म को बढ़ाएंगे, ठीक है। संप्राप्ति सेम चलेगी, पित्त बढ़ेगा, फिर वो आमाशय में जाएगा, ठीक है, वहां पे शूल करवाएगा किसी एक भाग में और अनेक प्रकार की गांठें उत्पन्न करेगा। एक्चुअली गुल्म में ना हमेशा ही वात का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, हमेशा वात का इन्वॉल्वमेंट वहां पे रहेगा। तो यहाँ पे पित्त एग्रीवेट हो रहा है ना, तो हल्का फुल्का यहाँ वात रहेगा इन्वॉल्व, बिना वात के गुल्म हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी गांठ बनेगी और पेन होगा सेम। फिर लक्षण में वही सेम बातें जो पित्त के सामान्य लक्षण में होती हैं, तिक्ताशयता, मुख में से धुआं निकलना, जलन महसूस होना, ज्वर होना, प्यास लगना, मुंह सूखना, ये सब जो पित्त के सामान्य लक्षण है वो सब एसोसिएटेड यहाँ हमको पित्तज गुल्म के केस में दिखेंगे। सेम कफज गुल्म में जो जो आपको कफ एग्रीवेटिंग फैक्टर्स मालूम है वो यहाँ पे आएंगे, और संप्राप्ति सेम चलेगी जैसे वहां चली, कि सारे निदानों से कफ बढ़ेगा, वायु के साथ मिक्स होके आमाशय में जाएगा, वहां पे गांठ जैसी बनाने लगेगा, फिर क्या है, हृदय, ये जो चार स्थान थे इनमें से कहीं एक जगह जाके वो गांठ बैठ जाएगी और वहीं वो रोग उत्पन्न कर देगी। यही सेम लक्षण में सेम हमें जो पित्त के कारण पता है, ठीक है, शून्यता होगी, सिर भारी होगा, शिरशूल होगा। इसके अलावा देखो ये सब ना इसलिए दिख रहे हैं आपको हल्के, आपको ऐसे बोलेंगे कि भाई पूरे यहाँ पे कफ वाले क्यों नहीं मैच कर रहे, थोड़े अलग क्यों आ रहे हैं, क्यों, मैंने आपको बताया वात का इन्वॉल्वमेंट हमेशा होगा, बिना वात के इन्वॉल्वमेंट के कभी गुल्म नहीं होगा, इसीलिए ये शूल वाली चीजें आपको दिख रही हैं। बाकी गुल्म में स्थिरता, कठोरता, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है कि जो वातज गुल्म होता है ना, अगर आप उसको पैल्पेट करेंगे तो वो मूवेबल होता है, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, आप उसको इजीली पैल्पेट नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ वहां चलता रहता है। लेकिन जो पित्तज गुल्म होता है
वो इतना ज्यादा बेकार होता है कि पेशेंट वहां पे आपको टच ही नहीं करने देगा। और कफज गुल्म को जब आप पैल्पेट करेंगे ना तो वो बहुत हार्ड होता है। ये इनमें एक अंतर रहता है अलग, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल आप लिख दीजिएगा, बट जो ये पॉइंट बताए ये आप लिखेंगे तो आपको एडिशनल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। बाकी संधिपातज में निदान भी मिक्स रहेंगे, लक्षण भी मिक्स रहेंगे। अब रक्तज गुल्म की बात करते हैं। अब रक्तज गुल्म में ऐसा है कि आचार्य चरक ने रक्तज गुल्म केवल स्त्रियों में होता है ऐसा माना है, पुरुषों में रक्तज गुल्म नहीं माना है। तो स्त्रियों में रक्तज गुल्म को माना है, और इसमें ये ऐसा मानते हैं कि वैसे नॉर्मली क्या होता है, जितने भी रोग होते हैं ना, जितनी जल्दी उनकी चिकित्सा कर दी जाए उतना अच्छा। लेकिन रक्तज गुल्म एक ऐसी व्याधि है जिसमें हमें बहुत लेट तक वेट करने के लिए बोला है, क्योंकि इसमें ऐसी डायग्नोसिस बनती है कि ऐसा लगता है कहीं प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है। प्रेगनेंसी के जैसे यहाँ पे कुछ कुछ लक्षण दिखते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ये कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो इसीलिए 9 महीने जब बीत जाते हैं उसके बाद ही इस रोग की चिकित्सा की जाती है, ठीक है। और ये ना पहले के टाइम के लिए था। अब तो क्या है, अल्ट्रासाउंड वगैरह बहुत सारे टेस्ट आ गए, तो अब तो हमें पहले ही पता चल जाता है। बट पहले के टाइम पे क्या था, ये सब नहीं होता था। तो रक्तज गुल्म उस टाइम के लिए है, क्योंकि अब किसी भी तरीके का गांठ वगैरह बनेगा तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई ये प्रेगनेंसी है कि कोई गांठ है। हम सीधे अल्ट्रासाउंड कराएंगे, हमें पता चल जाएगा। अगर किसी तरीके का गुल्म होगा तो हम उसे रिमूव कर देंगे। देखो क्या लिखा है, यह गुल्म तो केवल स्त्री के गर्भाशय में होता है। इसमें आर्तव के आने की विशेषता के कारण केवल स्त्रियों को होता है, पुरुषों में नहीं होता। इसके निदान संप्राप्ति देखो, पराधीनता या अकुशलता, नियमों की अज्ञानता, माने कि जो भी बताए गए हैं नियम फॉलो करने के लिए उनको फॉलो ना करे लेडी। और अधारणीय वेगों को रोकना, आम गर्भ का तत्काल गिरना माने अबॉर्शन, ठीक है। प्रसव के कुछ समय के पश्चात ऋतुकर्म में वायु के प्रकोपित होने वाले आधे आहार विहार का सेवन करना। ऋतुकाल जो है उस टाइम पे उसने वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया तो भी ये रक्तज गुल्म बनने के चांसेस है। अब यहाँ पे क्या होता है, गर्भाशय की विकृति, वृद्धि और मिथ्या गर्भ लिखा है। वायु प्रकोपित होकर योनि के मुख के भीतर प्रवेश करती है और आतर्व को रोक देती है, ठीक है। यहाँ क्लियर है। वह रोका हुआ आतर्व प्रत्येक मांस में गर्भाशय में बढ़ता रहता है, ठीक है। ये इसकी ऐसी संप्राप्ति चलती है। उसके बाद और क्या होता है, तदांतर उस स्त्री के कुक्षी में शूल होता है, कुक्षी माने पेट में दर्द होता है, अंगों में मसल डालने जैसी पीड़ा होती है, मुख से कफ निकलता है, वह आंखों में मलिनता रहती है, ठीक है। और ये सब नॉर्मल बातें, दोनों स्तनों से दुग्ध की उत्पत्ति होती है, पैरों में सूजन, ये सारे ना कुछ कुछ उसमें ऐसे लक्षण दिखने को मिलते हैं जो कि प्रेग्नेंट लेडीज में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ये प्रेगनेंसी है या रक्तज गुल्म है। अब नहीं, पहले होता था। गुल्म के बारे में न जानने वाले मूर्ख चिकित्सक गर्भवती न होने पर भी इसको गर्भिणी कहते हैं, ठीक है। गुल्म के पूर्व रूप यहाँ आपने ध्यान रखने क्या है, अन्य के प्रति इच्छा ना रखना। देखिए आपको हर डिजीज के पूर्व रूप वगैरह लिखने हैं, पूर्व रूप, उपद्रव, ये जो जो दिए है ना सब लिखने हैं पेपर में। भोजन कर लेने के बाद गले में जलन होना, पचने में अनियमित वमन होना, वेग के आने पर उचित मलमूत्र का न होना, और मनोमलिनता और अतिवृत्ति पुरुषता, ठीक है, ये सब होगा। इसके बाद सभी प्रकार के गुल्म वात की विकृति के बिना नहीं होते। जैसे मैंने आपको बताया, गुल्म माने वात ही, बिना वात के कभी गुल्म नहीं होगा, ठीक है, यही चीज लिखिए। अब इसकी चिकित्सा किस तरीके से करनी है, तो लिखा है एक दोष से उत्पन्न गुल्म की चिकित्सा उसके दोषों के हिसाब से करें। 2 दोषों से इन्वॉल्व है तो वो 2 दोषों को यूजफुल हो ऐसी करनी है, ठीक है। और अवरुद्ध उपद्रव वहां पे हो तो लघु गुरु आदि का विचार, मतलब सब जैसे साइन सिम्टम सारे उस हिसाब से चिकित्सा करनी है। शीघ्र चिकित्सा के लिए यदि दोष विशेष का निर्णय ना हो, देखो अगर हमें ना जल्दी क्योर करना है गुल्म को, और हम ये नहीं डायग्नोज कर पा रहे कि कौन से दोषों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये गुल्म हो रहा है, तो हमने सीधे सीधे वात शामक चिकित्सा चला देनी, क्योंकि गुल्म है माने वात वहां पे फॉर श्योर होगा ही। तो आप अभी सोच नहीं पा रहे कौन सा यहाँ पे दोषों का इन्वॉल्वमेंट, तो आप सीधे सीधे वातज चिकित्सा करवा दीजिए, वात नाशक चिकित्सा दे दो, वो आराम देगा, क्योंकि गुल्म है तो मतलब पक्का वहां वात का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक है। यही चीज उन्होंने वहां लिखी थी।
आगे बताया स्नेह युक्त मृदु विरेचन बस्ती अम्ल, ये सारी तो फिर साइड वाली चीजें हैं, ठीक है। और रक्तज गुल्म की चिकित्सा ना हमेशा 10वें मास में करी जाती थी, 9वें मास में कभी भी रक्तज गुल्म की चिकित्सा नहीं की जाती। रक्तज गुल्म एक एक्सेप्शन है जिसमें जितना पुराना होगा उतनी जल्दी वो साध्य होगा। इनिशियली इसलिए नहीं की जाती थी क्योंकि पहले के टाइम में गर्भिणी है या रक्तज गुल्म है इसका कंफ्यूजन रहता था, ठीक है। तो ये आपका गुल्म चिकित्सा है। नेक्स्ट क्लास में प्रमेय से आगे डिस्कस करेंगे। ये प्रमेय है, ठीक है। तो प्रमेय एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है। प्रमेय माने डायबिटीज, ठीक है। प्रमेय को डायबिटीज से रिलेट करते हैं। ओके तो देखिए प्रमेय क्या है, जैसे मैंने आपको बताया इसे डायबिटीज से रिलेट करेंगे तो वही बोला है कि जिस रोग, और डायबिटीज के पेशेंट की क्या दिक्कत होती है, मूत्र में अधिकता, ठीक है। तो प्रमेय भी क्या है, जिस रोग में मूत्र की अधिकता हो उसे प्रमेय कहते हैं। और इसके सामान्य लक्षण है मूत्र की मात्रा का अधिक हो जाना और उसके स्वरूप गंदला हो जाना, ठीक है। दूषित मूत्र यहाँ पे होगा, एक्सेस अमाउंट में होगा। इसकी अपेक्षा करने पर मधुमेह का रूप धारण कर लेता है। और इसकी इसकी अपेक्षा करने पर, माने कि इसको इग्नोर किया जाए तो मधुमेह बन जाएगा। मधुमेह एक सीरियस स्टेज है डायबिटीज की, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टू क्योर या असाध्य आप कह सकते हैं, ठीक है। सीवियर स्टेज है वो ज्यादा। देखो वैसे तो प्रमेह एक त्रिदोषज व्याधि है, ठीक है। स्टिल प्रमेह 20 प्रकार का होता है, ठीक है। 20 में से 10 प्रमेह कफज होते हैं, 6 प्रमेय पित्तज होते हैं और 4 प्रमेय वातज होते हैं, ठीक है। तो 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं। इनका कारण क्या होता है, सारे रोगों के कारण बताए हुए, इन जनरल रोगों का क्या कारण होता है, जब 3 निदान विशेष यानी कि निदान यानी कॉज, दोष और दूष्य, मतलब जो भी धातु दूषित हो रही है, ये तीनों परस्पर संबंध स्थापित नहीं करते अथवा विलंब से संबंध स्थापित करते हैं, तथा अबल दोष जब संबंध स्थापित करता है तब रोगों की उत्पत्ति नहीं होती और उत्पन्न उस रोग को सामान्य लक्षण वाला होता है। माने यही है कि इन तीनों में जब कोऑर्डिनेशन रहेगा, ये समावस्था में जब नहीं रहेंगे, ठीक है, विकृत अवस्था में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये रोग को उत्पन्न करेंगे, यही बोला है। आगे इन्होंने प्रमेय का निदान बताया। देखो ऐसे तो प्रमेय त्रिदोषज है, लेकिन त्रिदोषज में भी कफ डोमिनेंट प्रमेय होता है। तो जनरली जो आपको सारे निदान मिलेंगे वो कफ इंक्रीजिंग मिलेंगे, ठीक है। हाइनक धान, छोटी जौ, चीनी, उदालक और ऐसी इष्टक, मधुकंद, महाबीही, प्रमोदक, सुगंधक का अधिक मात्रा में सेवन, ये कफ इंक्रीजिंग है सारे, ठीक है। ग्राम्य अनुपौदक प्राणियों का मांस, अधिक घी खाना, मटर, उड़द, ये दालें खाना, ठीक है। और दूध, नई शरबत, अध जमी दही, ताजा दही, द्रव पदार्थ, मधुर पदार्थों का अधिक सेवन, इस तरीके से शरीर में शुद्धि और व्यायाम का न होना, ऐसा। बाकी ये कॉमन आपने ध्यान रखना, ऑल कफ इंक्रीजिंग निदान लिख देना या ब्रैकेट में लिख लो त्रिदोष इंक्रीजिंग निदान, ऐसे। अब यहाँ पे प्रधान दोष, जैसे मैंने आपको बताया कफ यहाँ पे प्रधान दोष होता है। अब बताया कफ की प्रधानता, तीनों निदान दोष दूष्य विरोध के समूह में कफ का सबसे अधिक होने के कारण सबसे पहले शीघ्र ही प्रकोप हो जाता है। निदानों में जो मैक्सिमम पोर्शन रहता है वो कफ इंक्रीजिंग रहता है। लाइक निदान में 80%, 80 छोड़ो 70% निदान ऐसे होंगे जो कफ को बढ़ा रहे होंगे, बाकी 30% में से कुछ वात वाले होंगे, कुछ पित्त वाले होंगे। तो ये वही कह रहे हैं, जो भी निदानों का सेवन होता है उसमें मैक्सिमम जो होते हैं वो कफ इंक्रीजिंग होते हैं। इसीलिए ये पित्त जनरली कफज व्याधि, इसका कुछ लॉजिक नहीं है, ऐसी बोला हुआ है। अब ऐसा है, देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन का केस मिलता है। जनरली क्या होता है, जो ऋतु चल रही है, ठीक है, उसी ऋतु में होने वाला फीवर, जैसे मान लो वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा में वात का प्रकोप होता है। अब अगर वर्षा ऋतु में वातज ही ज्वर हो गया पेशेंट को, वो जो आहार विहार ले रहा है वो सब भी वातज है। और यहाँ पे आश्रय आश्रय भाव से जो
धातु आई, वो भी अस्थि आई। तो ये सब क्या थे, एक साथ एग्रीवेट करने वाले थे, सेम चीज को फेवर करने वाले थे ना। तो इस तरीके की जो डिजीज होती है इन जनरल देखी जाती है वो डिफिकल्ट टू क्योर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे ही फैक्टर वात को बढ़ाने वाले हैं। मौसम वात को बढ़ाने वाला है, पेशेंट आहार विहार वात को बढ़ाने वाला कर रहा है, आश्रय आश्रय भाव में जो वात की फेवरेट धातु है अस्थि, वात वहां पे दुष्टि कर रहा है। तो देखा जाता है इन जनरल इस तरीके की जब भी कंडीशन बनती है ना तो ये बहुत डिफिकल्ट टू क्योर होता है, ठीक है। लेकिन प्रमेह एक ऐसी डिजीज है, प्रमेह एक ऐसी डिजीज है जहां पे इसका एक्सेप्शन आता है। ओके, एक्सेप्शन ऐसे आता है कि जब यहाँ पे सब फेवरेबल चीजें होंगी ना तब ये इजी टू क्योर होगा, जब यहाँ पे अपोजिंग फैक्टर्स होंगे तो ये डिफिकल्ट टू क्योर होगा। एक ही एक्सेप्शन का पॉइंट होता है जो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कफज प्रमेय की। यही सारी कहानी इन्होंने इधर पैरा में बताई हुई है जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। ओके, अब बात करते हैं कफज प्रमेय की। कफज प्रमेय 10 तरीके के होता है। तो ये 10 तरीके का कफज प्रमेय बना किस बेसिस पे है? कफ के 10 गुणों के हिसाब से 10 तरीके के प्रमेय बन गए हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह देते हैं कफ के जो जो गुण है ना उन गुणों के हिसाब से अलग अलग तरीके के प्रमेय बन गए। तो कफ के कौन से गुण हैं जिनके हिसाब से अलग अलग तरीके के प्रमेय बने हैं? तो सफेद, शीत, ये पता नहीं क्या छोड़ो से, हाँ हाँ, पिच्छिल, अच्छ, स्निग्ध, गुरु, मधुर, सांद्र, प्रसाद और मंद, इस तरीके के कुछ गुण हैं कफ के। कफ के कुछ गुण हैं, इन गुणों के हिसाब से 10 तरीके के प्रमेय बन जाते हैं। तो ना ये बुक में थोड़ा बेटर दिया हुआ है, यहाँ पे आई गेस थोड़ा ये 10 तरीके के जो भी गुण है ना ये सब क्या 10 गुण है ये आपने ध्यान रखने हैं। इसमें ये जो मूर्त है, ये मूर्त सॉलिड ऐसा, ठीक है। तो ये 10 गुण है, सफेद, शीत, मूर्त, पिच्छिल, अच्छ, स्निग्ध, गुरु, मधुर, सांद्र, प्रसाद और मंद। ये कफ के 10 गुण हैं। इन 10 गुणों के हिसाब से 10 तरीके का कफज प्रमेय होता है जो कि याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उदक में, इक्षुवालिका में, सांद्र में, शुक्ल में, शुक्र में, सांद्र प्रसाद में, शीत में, सिक्त में, शयन में और अलाल में, ठीक है। इस तरीके के 10 कफज प्रमेय होते हैं। इन सब में ना मेन डिफरेंस मूत्र में आएगा कि इस सब में पेशेंट जो मूत्र का त्याग कर रहा है वो मूत्र का वर्ण कैसा है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, मूत्र के एक्चुअली स्ट्रक्चर में हर जगह चेंज आएगा इनमें, वो ही इनको अलग अलग डायग्नोस करने में हेल्प करवाएगा, ठीक है। हमें पता कैसे चलेगा ये उदक में है, ये इक्षुवालिका रस में है। तो इस पर्टिकुलर प्रमेय में पेशेंट किस तरीके का मूत्र का त्याग कर रहा है वो हम यहाँ पे मेन देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है वो मूत्र के बारे में ही ध्यान रखना है। तो उदक में माने वाटर। तो यहाँ पे जो मूत्र का त्याग होगा वो जल के समान मूत्र का त्याग होगा। जल कैसा होता है? शीतल होता है, गंध रहित होता है, ठीक है, स्वच्छ होता है, अधिक सफेद वर्ण का मतलब सॉर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके का उदक में यहाँ पे त्याग होगा। तो ये जल के जैसा जब मूत्र निकले पेशेंट में तो वो उदक में का पेशेंट। इक्षु वालिका रस, इक्षु माने गन्ना, तो गन्ने का रस कैसा होता है? चिपचिपा सा, उस तरीके का मूत्र जब पेशेंट त्याग करेगा तो वो इक्षु वालिका रस में का पेशेंट है। तो क्या लिखा है? मधुर, शीतल, चिपचिपा, कांडेक्षु के रस के समान मूत्र का त्याग करे। कांडेक्षु माने शुगर केन के जैसे रस का जब मूत्र का त्याग पेशेंट करे तो वो इक्षुवालिका रस में। सांद्र में का क्या मतलब है? सांद्र में ना जब कुछ समय के लिए मूत्र को स्टोर करके रख दे, एक बीकर में लेके मूत्र को स्टोर करके रख दे तो क्या होता है कि वो गाढ़ा हो जाता है। तो इस तरीके का जो मूत्र है वो सांद्र में है। तो मूत्र कुछ समय तक किसी पात्र में रख देने पर गाढ़ा हो जाता है, ऐसा जिसका मूत्र है वो पेशेंट सांद्र में का है। सांद्र प्रसाद में ही क्या है? कुछ समय मूत्र को रखने पर क्या होता है? लेयर्स में डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। नीचे गाढ़ा मूत्र बन जाता है और ऊपर की साइड कुछ स्वच्छ मूत्र आ जाता है। तो इस तरीके का सांद्र प्रसाद मेह के पेशेंट में दिखेगा। शुक्ल माने सफेद, तो सफेद चावल के आटे के समान जब मूत्र का त्याग पेशेंट करे तो वो शुक्ल मेह का पेशेंट। शुक्र मेह नाम से पता चला है शुक्र मिश्रित
या शुक्र के जैसे मूत्र का त्याग जब पेशन करे, शुक्र के समान या शुक्र मिश्रित मूत्र का त्याग जब पेशन करे तो वो शुक्र में का पेशेंट है। शीत में है, ठीक है, ठंडा, तो यानी मधुर शीतल मूत्र का बार बार त्याग करे तो वो शीत में है। सिक्ता में, सिक्ता माने कोई ठोस सी सॉलिड चीज, ठीक है, तो सॉलिड को रिलेट किया बालू के कर्ण के समान, कफ के कणों के साथ मूत्र का त्याग करे, कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स भी निकले जब मूत्र में पेशेंट के, तो वो सिक्ता में है। शैन में, शैन का मतलब होता है बार बार, तो जब बार बार धीरे धीरे पेशेंट मूत्र का त्याग करे, धीरे धीरे से ही समझिए, शैन तो एक्चुअली धीरे धीरे जब मूत्र एक बारी में क्लियर नहीं, उसको मिक्चुरेशन का, जब वो मिक्चुरेट कर रहा है तो कंप्लीटली ब्लैडर उसका एम्प्टी नहीं हो रहा है, तो उसे बार बार मिक्चुरेशन के लिए जाना पड़ रहा है, तो ये शैन में, ठीक है। अलाल में, अलाल में क्या है, कफ के का, अलाल में तंतु के समान, तंतु माने फाइब्रस, लंबा लार वाला चिपचिपा मूत्र का त्याग करे, वो अलाल में का पेशेंट है, ठीक है। अब साध्यता, साध्यता की बात की जाए तो सभी कफज प्रमेय साध्य होते हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि मेद धातु के समान, मेद धातु में ये सब आश्रित होते हैं तो इनमें कफ की प्रधानता होती है, सभी कुछ समान है। जैसे मैंने बताया, प्रमेय एक ऐसी डिजीज है जहां पे सारे फैक्टर्स अगर फेवरेबल है, सारे फैक्टर्स सेम है ना, तो वो इजीली क्योर होगा, तो यहाँ पे सारे फैक्टर्स सेम मिलते हैं, धातु भी, दोष भी, तो इस वजह से क्या है, ये फेवरेबल है सारे फैक्टर्स, तो ये इजीली क्योर है। अब बात करेंगे पित्तज प्रमेय की, तो जैसे कफ के गुणों के हिसाब से कफज प्रमेय 10 तरीके के थे, उसी तरीके से पित्त के सॉरी गुणों के हिसाब से पित्तज प्रमेय 6 तरीके के होंगे। देखो निदान आप खुद से देख सकते हैं, नॉर्मल वात इंक्रीजिंग है। 6 गुण क्या है, क्षार, अम्ल, लवण, कटु, विस्त्र, उष्ण, ठीक है, विस्त्र माने बैड ऑर्डर, तो 6 तरीके के कफज पित्तज प्रमेय हो गए, क्षार में, काल में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठा में और हारिद्र में, ठीक है। अब इसमें एक तो निदान तो मैंने आपको बताया, सारे आपने पित्तवर्धक लिखना है, यहाँ पे ऑल पित्तवर्धक निदान यहाँ लिखने हैं। इसकी संप्राप्ति कैसे चलती है, इसमें आपने ना ध्यान रखनी होती है एक बातें, एक सेकेंड में बताती हूँ। इसमें दूष्य वाला प्रमेय के 10 द्रव्य करके एक है टॉपिक, आई गेस इन्होंने यहाँ लिखा नहीं है क्या, मैं देख रही हूँ एक सेकेंड, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो स्किप हो रही है, वेट, शायद यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको बुक से बताती हूँ श्लोक नंबर, वेट करिए, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कफ के दूष्य करके। बुक में श्लोक नंबर 6 एंड 7 ये इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक नंबर 6 रखते हैं, बहुद्रवम श्लेष्मा दोष विशेष, ये रखते हैं और बोलते हैं किस बीमारी के बारे में बताया गया है, लिखो उसके बारे में 10-15 नंबर में, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रमेय में कफ कैसा हो जाता है, अत्यंत द्रव हो जाता है, एक तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो 7 नंबर का श्लोक है, यहाँ पे ये दूष्य दिए हुए हैं इसके, ठीक है, दूष्य माने क्या मेन चीजें इन्वॉल्व रहती है, तो 7 तो इसमें धातु रहती है, ठीक है, 7 इसमें धातु रहती है, एक्सेप्ट अस्थि,
अस्थि छोड़ के 7 इसमें धातुएं आपने देखनी है। मांस, देखो मेद, मांस, शुक्र, रक्त, मज्जा, ये और एक इन्होंने यहाँ पे रस मिस किया है, लेकिन अगर आप श्लोक में देखेंगे ना तो आपको मिलेगा वसा, मज्जा, लसिका, रस मिल रहा है, तो रस भी यहाँ पे आएगा, इन्होंने हिंदी में नहीं लिखा है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो क्या हो गई, 6 तो धातु हो गई, और कौन सी धातु नहीं है यहाँ पे, अस्थि। 6 ये हो गए, 4 और चीजें आती है, तो आपने ध्यान रखना है ओज का, ओज बल, ओज 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 का बल, ओज का बल, ठीक है। ओज, ओ से हो जाएगा ओज, जल, जल माने क्लेद, ठीक है, क्लेद, जल से क्लेद याद रखेंगे। ब से ध्यान रखना वसा, और ल से ध्यान रखना लसिका। तो आप ध्यान रखेंगे 6 धातु, अस्थि को छोड़ के 6 धातु, और ओज का बल, तो ये टोटल 10 दूष्य हैं प्रमेय के। ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो यहाँ मिस हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं पित्तज प्रमेय की। तो पित्तज प्रमेय जैसे मैंने बताया, ये 6 गुण है पित्त के, इन 6 गुणों के हिसाब से 6 तरीके के प्रमेय बन गए हैं। तो क्या है, देखो क्षार में, काल में, नील में, रक्त में, मंजिष्ठा, इसमें ना जो इनका नाम लिखा हुआ है, यही नाम के हिसाब से ही इनके रक्त मूत्र निकलेगा। जैसे क्षार में है ना, तो क्षार के समान गंध वाला, क्षार के समान वर्ण, रस और स्पर्श वाला मूत्र जब पेशेंट निकाले तो वो क्षार में का है। काल में क्या है, जब काले वर्ण का, स्याही जैसा काला माने इंक जैसा ब्लैक और उष्ण मूत्र का त्याग करे तो काल में, जब नीले रंग का मूत्र का त्याग करे तो वो नील में। कैसा नीला, पक्षी के, चाश पक्षी के पंखों के समान नीले वर्ण का अम्ल रस युक्त, यहाँ पे रस भी दिए हैं वो भी ध्यान रखना है, अम्ल रस युक्त मूत्र का जब पेशेंट त्याग करे तो नील में। रक्त में रक्त के जैसे वर्ण का, ठीक है, रक्त के जैसे वर्ण का। विस्त्र नमकीन स्पर्श में उष्ण, विस्त्र नमकीन स्पर्श में उष्ण लाल वर्ण के मूत्र का त्याग इस रक्त में। मंजिष्ठा में मंजिष्ठा का जैसा क्वाथ है, मंजिष्ठा के रंग के समान वर्ण वाला मूत्र, आम गंध युक्त मूत्र, ऐसा मूत्र इस मंजिष्ठा में। हारिद्र में क्या है, हल्दी के जैसे समान पीला और कटु रस वाला मूत्र का त्याग करना इस हारिद्र में। और सारे पित्तज प्रमेय याप्य होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमेशा ना, यहाँ पे मेन जो धातु दूषित होती है ना वो मेद ही होती है, ठीक है, मेद यहाँ पे दूषित होती है। लेकिन कफज के केस में क्या है, मेद धातु के प्रॉपर्टीज है कफ जैसे, और कफ वहां पे इन्वॉल्व है, तो सेम फैक्टर्स हो गए, फेवरेबल हो गए, एक्सेप्शन का केस बना तो कफ वाला इजीली क्योरेबल है। और इधर याप्य क्यों है, थोड़ा डिफिकल्ट टू क्योर क्यों है, क्योंकि मेद की प्रॉपर्टीज है कफ जैसी, और यहाँ पे दोष इन्वॉल्व हो रहा है पित्त, तो सेम फैक्टर्स नहीं आ रहे, अलग अलग आ रहे हैं, तो ये इसलिए डिफिकल्ट टू क्योर है, याप्य है, ये आपने ध्यान रखना है। लास्ट हम डिस्कस करेंगे वातज प्रमेय के बारे में। वातज प्रमेय में सारे निदान आपने लिख देने, नॉर्मल, वात एग्रीवेटिंग, जो आप जानते हैं, ठीक है। संप्राप्ति में भी ऐसा कुछ खास यहाँ पे नहीं है, नॉर्मल है, बस ये ध्यान रखना इसके भेद क्या है। 4 वात के गुणों के हिसाब से 4 तरीके का ये बना है, वसा में, मज्जा में, हस्ती में और मधु में, ठीक है। वसा में नाम से पता चल रहा है जब मूत्र में वसा निकल के आए पेशेंट के तो वो मूत्र में, मज्जा निकल के आए मूत्र में तो मज्जा में, हस्ती में माने कि हाथी की तरह, हाथी इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो मूत्र का त्याग भी बहुत करेगा, तो जैसे हाथी बहुत ज्यादा मूत्र का त्याग करता है, इसी तरीके से अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट बहुत ज्यादा मूत्र का त्याग कर रहा है तो वो हस्ती में का है। फिर एक आता है मधु में, मधु में माने मधु के जैसे वर्ण का, मधु के जैसे स्पर्श का, मधु के जैसे दिखने वाले मूत्र का जब त्याग किया जाए तो वो मधु में। और सबसे गंदे जो डिसऑर्डर प्रमेय होते हैं ना वो वातज प्रमेय होते हैं। वातज प्रमेय में ओज का नाश होता है, ठीक है, ओज यहाँ पे दूषित हो जाता है वातज प्रमेय में, तो ये वातज में सारे ही असाध्य होते हैं, ये ध्यान रखना है क्योंकि ओज यहाँ पे दूषित होता है। उसके बाद प्रमेय के पूर्व रूप, ये सब आपने याद ही करने हैं, ठीक है, ये सब याद करने वाली बातें हैं, कम से कम 5 तो याद करने ही हैं पूर्व रूप, ठीक है, मिनिमम 5 आपने करने ही हैं, आप छोड़ नहीं सकते इसको, ठीक है।
इसमें से भी मैं कुछ अगर बता दूं बुक में से, श्लोक नंबर 47 में, तो एक तो आप ध्यान रख लेना, मधुरम आस्य, मुख मीठा हो जाएगा। कर पाद्यो सुप्त दाहो, हाथ पैरों में दाह होगी। मुख तालु कंठ शोषा, मुख तालु कंठ में शोष होगा, सूख जाएगा, ठीक है। इसके अलावा विस्त्र शरीर गंधम, शरीर से गंदी स्मेल आएगी, ये वाला एक पॉइंट ध्यान रखना है। निद्रा तंद्र, निद्रा बहुत आएगी, आलस बहुत होएगा, ठीक है। सर्व कालम इति, सारा टाइम नींद, सारा टाइम आलस। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने श्लोक में से बताया, श्लोक नंबर 47, ये तो आपने मस्ट है करना, ठीक है। इसके अलावा चिकित्सा सूत्र क्या है, चिकित्सा कैसे करेंगे, तो देखो कफज प्रमेय साध्य है, पित्तज याप्य है और वातज असाध्य है, ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली है। प्रमेय में संशमन चिकित्सा से, देखो अगर पेशेंट का बल ठीक है तो आप दोषों के हिसाब से वमन विरेचन आदि कुछ करवा सकते हो, ठीक है। अगर पेशेंट का बल अच्छा नहीं है तो आप वमन कोई भी पंचकर्म का ट्रीटमेंट तो नहीं करा सकते, तो आप क्या करोगे, जो शरीर में दोषों को शांत कर दे, ऐसी चिकित्सा वही लिखा है। जो रोगी दुर्बल है उन्हें ब्रह्मण द्रव्यों का सेवन करा के हिष्ट पुष्ट और बल अधिक बनाना चाहिए। जो प्रबल और अधिक बलवान है उनको लंघन वमन विरेचन आदि के द्वारा संशोधन कराना चाहिए, और जिनमें संशमन क्रियाओं जो ज्यादा बलवान नहीं है, सब नहीं झेल सकते, तो उनमें डायरेक्ट हम ड्रग्स देके ठीक कराएंगे। ये सब इसके बारे में है। तो प्रमेय वाला चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। कल हम लोग कुष्ठ स्टार्ट करेंगे, कल या जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम लोग कुष्ठ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।